नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। हम 3 दिवसीय महिला कांग्रेस की प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए और हमारी प्रेसिडेंट इंदु पवार जी भी साथ हैं, हमारी 2 टाइम की काउंसलर भी साथ हैं और भानु जी भी दूसरी काउंसलर साथ में हैं, कौर जी भी हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अफसोस होता है देखकर कि मोदी जी के राज में किस तरह से स्टेटहुड छीन ली गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की इंचार्ज हूँ, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे और जिस तरह से आप सबने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है। हम यहीं पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन ये सब होता रहता है। हम इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुंचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहां पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहां पर उनकी दुख तकलीफ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहां पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोजमर्रा। फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, और उनको आए दिन ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता। और अब तो सुचेतगढ़ को डीलिमिटेशन में उनकी असेंबली सेगमेंट को भी छीन दिया गया। तो ये उनके लिए, उनके तरफ से उनको एक फीलिंग है अपने मन में कि ये बहुत ही सरासर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हमने देखा परसों हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट थी, पूरे दिन की मीट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। कल हम भावे वाली माता की मंदिर भी गए, बुड्ढन बाबा के मजार पे भी गए और साथ साथ में हम बाल आश्रम भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, वृद्ध आश्रम गए। और हमने देखा कि महिलाओं की हालत, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं नहीं बच पा रही है। जिस तरह से एसिड अटैक्स रिसेंटली हुए हमने देखा और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर्स को भी इतने वक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2000 रुपये उनको कहते हैं कि देंगे, लेकिन वो भी 2000 रुपये उन्हें वक्त पे मिलते नहीं हैं। और उसके अलावा जो दूसरी भी वर्कर्स है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 40 साल के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन रखी है। लेकिन अगर वो 40 साल के आयु से नीचे होंगी, जो कि लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद लड़कियां बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो हमारी काउंसिलर्स जो यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती हैं
कि इनको ज्यादा इनकी पेंशन बढ़ाई जाए उम्र कम रखने के बाद। जिस तरह से 40 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिल रही है, उस तरह से आयु में 40 साल के नीचे भी मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो युवाओं का जो भी मतलब आज युवा रास्ते पर उतरा हुआ है, कल भी जम्मू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे रास्ते पर उतर के, और जिस तरह से युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, महिलाओं को मुश्किल सहना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर और बाकी सारी चीजों के ऊपर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए। माइग्रेंट, ये नो डेटा सरकार है। इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूं कि कल ही हमें खबर मिली कि एवलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान, तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, सॉरी ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहां पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहां पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पे लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से उन्होंने पगड़ी और पट्टे पहने हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल निंदनीय है। आज हम एक वतन में रहते हैं जो एक आजाद वतन है और उसमें लोगों को जिस तरह से रहना है, बोलना है, ये सारी चीजों की आजादी होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर वर्ग भाजपा से और मोदी जी के नीतियों से त्रस्त है। इतने साल से 7 साल हो गए, लेकिन जम्मू में या कश्मीर में कोई डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने देखा हो, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में देंगे। क्या किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए आए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली सालाना? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो वो हमेशा से कांग्रेस के ऊपर दोष देते हैं। लेकिन आज 7 साल से, इसके पहले भी भाजपा पीडीपी की सरकार यहां पर है और थी। डिलिमिटेशन से भी जो बाहर निकल के आया है वो बहुत ही लोग इससे नाखुश हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि अब आवाम और जनता यहां की डिसाइड करेगी। हर वर्ग इनसे त्रस्त है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो। इन्हीं का एमओएस होम की गाड़ी से किसानों को रौंदा जाता है, मारा जाता है
और उसके बाद सामने निकल के आते हैं तथ्य के उन्हीं एमओएस होम की गाड़ी, उनके नाम की गाड़ी जो है वो है, लेकिन फिर भी इनका एमओएस होम अपनी जगह पर रहता है इस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कितनी जीरो टॉलरेंस है इन सारी चीजों के प्रति आप ही खुद अनुमान लगा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में लगातार झगड़े लगाए जाते हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब से ये देश आजाद हुआ है कभी भी ऐसा हिंदुओं को नहीं महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और जब से ये भाजपा का शासन चल रहा है पिछले 7 साल से, तब से ये सबको कहते जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन वास्तविकता में, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर में की बात अभी कर रहे हैं और हम जम्मू में बैठे हैं, तो जम्मू के लोगों ने डिसाइड करना है, आवाम के हाथ में है कि किसको वोट दे, क्योंकि जो इस स्टेटहुड को उन्होंने लेकर इसे डाउनग्रेड किया है और लोगों का हक उनसे छीना है, तो इस बात की तारीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम भी इंतजार कर रहे थे, परसों जब हम सुचेतगढ़ गए तो रास्ते वहां के भी इतने खराब थे। एक ही छोटा सा रास्ता है जिसमें दोनों गाड़ियां जाने की कोशिश कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और उसमें हम ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि एक गाड़ी जब जाती है तो दूसरी आ नहीं सकती। तो ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा बोल रहे हैं, ये किस तरह से किसका डेवलपमेंट हो रहा है। भाजपा के 200 लोगों ने सुचेतगढ़ से रेजिग्नेशन अपनी दी है, टेंडर की है। तो ये सब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये डीलिमिटेशन से लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तक साफ लोगों के सामने निकली नहीं है ये बात। और हम, क्योंकि महिला हमारी आधी आबादी है, इसलिए महिला कांग्रेस को हम और उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, औरतों को यहाँ की एम्पावर करेंगे हर तरीके से, ताकि वो अपनी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। और प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हम इसे साबित कराएंगे कि मोदी जी ने जो कहा था कि बेटी हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को ना वो बचा पाए, बेटी को ना पढ़ा पाए, और जिस तरह से बेटी पर कल चार्ज हुआ और जिस तरह से हाथरस में वो बेटी को रात को प्रशासन ने जलाया पेट्रोल डाल के, जिस तरह से उन्हीं का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंघार ने उस लड़की को लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वो साबित भी हुआ। तो ये सब चीज आप भाजपा को इसमें लिप्त पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने मेरठ से चुनाव लड़ा था, किसी एक सांसद पे गोली चली वहां पर, और उसमें भी गोली चलाने वालों में भाजपा के लोग पाए गए। तो ये सारी चीजें इस देश में अशांति फैलाने का काम, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम, ये सारी चीजें फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से भलाई होनी चाहिए, जब हम वोट करते हैं तो किसके लिए वोट करते हैं? हम वोट करते हैं ताकि आम जन की जिंदगी की बेहतरी हो। तो आप सबको ये तय करना होगा, यहाँ की आवाम को तय करना होगा कि आप सबको अपनी जिंदगी में अगर बेहतरी चाहिए तो ऐसी पार्टी को दे जो फिरका परस्ती में मशगूल ना होकर आपकी जिंदगी की बेहतरी की। जब यूपीए की सरकार थी तो 23 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊंचा उठाया गया था, लेकिन आज उससे कई ज्यादा लोगों को मोदी सरकार ने नीचे धकेल दिया गया। और बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन अब हम इतने डिटेल में नहीं जाना चाहते। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के वक्तव्य आते हैं, वो प्लेन भी रास्ते पर चला लेते हैं, लेकिन प्लेन को तो एयरपोर्ट से ही चलना है, रास्ते पे से तो नहीं चलना है। लेकिन उन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था हम काशी को क्योटो बना देंगे, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो कि उन्होंने फुलफिल नहीं की। और ऐसी कई सारी बातें हैं। 12 करोड़ नौकरियां चली गई है, 23 करोड़ गरीब हो गए हैं, मजलूम हो गए हैं, 700 किसानों की जिंदगियां जा चुकी हैं, फार्मर्स की इनकम सिर्फ 27 रुपए पर डे है,
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन्फ्लेशन जो है अभी 30 साल में सबसे हाईएस्ट हो गई है और 40 से 50 लाख का खाली कॉम्पनसेशन कोविड के बाद लोगों को मिला है। और हमने देखा है कि गंगा में कैसे लोगों की लाशें तैरती भी नजर आई और कैसे उनके कफन तक उनके ऊपर जो चुनरी थी वो भी छीन ली गई। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। 140 या 42 लोगों का ही फायदा इस देश में मोदी जी ने किया है, जो उन्होंने उनकी संपत्ति 23 करोड़ से बढ़ा के 23,000 करोड़ से बढ़ा के 53,000 करोड़ कर दी है। और बाकी लोग 84% जो है हिंदुस्तान के, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में और भी धंसते चले गए हैं। जीडीपी रेट जो है वो 17% हो गई है पिछले 2015 और 14 से। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो इन्होंने 17 से इसे घटा के 14% पर लेकर आ गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन वो जवाब देने में नहीं मानते। हमेशा कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं को और उन पे प्रहार करते रहते हैं। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी फार्मर्स के लिए जो इतने गुजर गए उनके लिए कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। 3 काले कानून बनाए, वो भी उन्होंने वापस ले लिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आपके सामने करना चाहूं तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आंकड़ों के साथ हम ये सारी बातें कर सकते हैं। पर अब क्योंकि हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम खत्म हुआ, हम यहां से निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार जब हम जल्द आएंगे तो ये डिलिमिटेशन का पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा और आवाम का जो आक्रोश होगा वो हम आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। धन्यवाद। नगमा जी, कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है, उसको आप किस तरह देखते हैं? प्रियंका गांधी ने भी उस पर ट्वीट किया है। हमने कहा है कि जो जिसके पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होगा, जिसके पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होगा या डेवलपमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो इसी तरह की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये बेटी के एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी? तो इसीलिए इन सब चीजों को, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को हमें नहीं देखना चाहिए। और महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके का प्रहार हो रहा है तो हमें एकजुट होकर खड़ी होकर, एक झुंड आती है और एक महिला को परेशान करती है, और मैं नहीं समझती कि इस तरीके की गुंडागर्दी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में धर्म को जीवन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जी, प्रियंका गांधी ने कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो रोक कौन रहा है उनको चुनाव लड़ने? कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। इस प्रकार का नारा, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मतलब ये है, रोक नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से राजीव गांधी जी ने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, इसका जवाब ये है कि पंचायत राज में उन्होंने 50% महिलाओं को बना के महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है। और उसी तरह से उनका सपना था कि 33% महिलाएं पार्लियामेंट में भी आए, और उसी चीज को, उसी कड़ी को, सपने को साकार करते हुए सोनिया जी ने राज्यसभा में उस बिल को पास किया। लेकिन अभी लोकसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया था, तब क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी वो 33% आरक्षण को, वो बिल को पास नहीं कर रही है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो असल में महिलाओं के हक में नहीं है। तो इसीलिए हर स्टेट में महिलाओं अगर आधी आबादी हैं और उनको टिकट भी आधा मिलना चाहिए, तो इसीलिए प्रियंका जी ने ये नारा उठाया कि सारे पार्टियों को महिला को भी टिकट्स मैक्सिमम देना चाहिए और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, जिसमें कोई गलत नहीं है। अगर लड़की है तो वो भी लड़ सकती है, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक औरत जो होती है, आपकी माँ भी होती है, आपकी बहन भी होती है, आपकी
एक गृहिणी भी होती है और बहुत कुछ करती है, अपने काम भी कर लेती है, बाहर के काम भी कर लेती है। हमारे जुझारू काउंसिलर्स यहाँ देखो बीजेपी से आए दिन लड़ते हैं और यही नारा है ना कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, दो तो क्या हुआ, हम 400 भी हो जाएंगे।